Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. Today here we will discuss the recommended daily intake of vitamin and minerals. Okay, यानी कि डेली बेसिस पे हमें कितना विटामिन एंड मिनरल्स लेना है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। यूजुअली आपको मालूम है कि विटामिन एंड जो मिनरल्स होते हैं इनका जो डोज होता है, जो डेली रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, जो हम फूड लेते हैं, जो हम सेलल्स वगैरह, जो हमारा भोजन जो होता है, ओके, जो हम डिनर लंच जो भी कुछ करते हैं वो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, जिनमें हम प्रोटीन्स वगैरह गेन करते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स की जो रिक्वायर होती है बॉडी की वो बहुत कम होती है। तो यूजुअली इसकी जो डोज होती है ये कम होती है, लेकिन स्टिल हमें पता होना चाहिए कि कौन सी विटामिन की कितनी डोज है। ओके, तो विटामिन एंड मिनरल्स की डेली रिक्वायरमेंट कितना लेना है उसकी हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज क्लास। तो बिफोर द मेन डिस्कशन ऑफ दिस टुडे टॉपिक, ओके, यहाँ पे पहले पता कर लेते हैं कि विटामिन एंड मिनरल्स कितने टाइप्स के वगैरह कुछ होते हैं। ओके, तो देर आर टोटल मेजरली 13 विटामिन हमारे में पाए जाते हैं। ओके, बॉडी के अंदर रिक्वायर होती है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, तो ये अलग अलग विटामिन है, दैट्स वाई इसको सेपरेट अलग अलग नाम दिया गया। लेकिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ग्रुप ऑफ विटामिन बोला गया। ओके, जिनमें फर्दर वहाँ पे कुछ टाइप्स आते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B7, B8, B9 एंड B12। ओके, तो इनको अलग अलग विटामिन को अलग अलग नामों से हम प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो उनकी भी लिस्टिंग मैंने नेक्स्ट स्लाइड में की है। ओके, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। ओके, तो एज यूजुअली आपको मालूम है कि विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत ही कम रिक्वायर होते हैं बॉडी के लिए। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हमारा पर्टिकुलर जो केमिकल स्ट्रक्चर जो उसका बना रहेगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा। ओके, तो उसका जो केमिकल नेम है विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो भी कुछ विटामिन आते हैं उनको भी अलग अलग नामों से दिया गया। ओके, तो विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पैंथोनिक एसिड, देन B6 को पायरिडॉक्सिन, देन B7 को बायोटिन बोलते हैं, एंड विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। लास्टली जो हमारा रहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, ओके, दैट इज कॉल्ड एज विटामिन B12। ओके, तो साइनोकोबालमाइन। ओके, तो विटामिन B9 एंड विटामिन B12 आपको मालूम है कि ये दोनों हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ओके, तो पूरा जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैंने भी जैसे आपको बताया B1 से लेकर B12 तक, ओके, तो ये सभी बॉडी के लिए रिक्वायर होती है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है, जैसे कि एग्जांपल अगर बताऊं मैं कि विटामिन B3 जो है वो इसकी बहुत ही मैक्सिमम डोज होती है कंपेयर टू अदर विटामिन। ये इसकी जो रिक्वायर होती है बॉडी की वो बहुत ज़्यादा डोज होती है। ओके, तो और जो विटामिन B12 जो है साइनोकोबालमाइन जैसे कि है, ये बॉडी के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन डोज जो है नेचुरली इसकी जो डोज है बहुत कम बताई गई है। ओके, तो समथिंग 0.02 मिलीग्राम से समथिंग कुछ बताया गया। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि विटामिन अलग अलग हैं अंतर्गत, यानी कि जो क्लासीफाई का सेम क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो डोज है वो सेपरेट होती है। ओके, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल एंड विटामिन ई को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ओके, तो आप जानते हो कि विटामिन सी के डिफिशियंसी हमें बहुत सारे स्कर्वी जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, विटामिन डी के डिफिशियंसी से हमारे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ये सभी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। ओके, तो विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बोन। ओके, विटामिन ई जो होता है वो बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए यूजफुल होता है। ओके, तो विटामिन ई बॉडी को रिजुविनेट करता है, जितने भी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होते हैं, ओके, उनके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ओके, तो टेस्टिस और ओवरी वगैरह जो भी कुछ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होते हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन ई जो होता है हमारा ये बहुत ही नेसेसरी होता है। ओके, विटामिन के पाइलोक्विनोन फॉर द यूजफुल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ओके, तो दैट इज समथिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशन बताया गया। ओके, तो नॉट प्रिकॉशन, यू कैन से दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और विटामिन ए, डी, ई, के। ओके, तो विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जितना भी विटामिन आते हैं ऑल दे आर कम्स अंडर इन द वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपको बता ही दिया, तो समझ आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो गया रहेगा कि जो नेफ्रॉन के थ्रू जो भी कुछ किडनी का जो मेटाबॉलिज्म वगैरह जो होता है, ओके, इसके थ्रू हमारे ये पर्टिकुलर जो विटामिन है ये लॉस हो सकते हैं। ओके, दैट्स वाई इसकी जो जैसे कि विटामिन सी की अगर मैं डोज बताऊं तो समथिंग कुछ 70 to 75 मिलीग्राम बताया गया। ओके, जो कि बहुत ही हाईएस्ट है।
हाईएस्ट अमंग जितने भी विटामिन है, ओके, उनमें से सबसे हाईएस्ट हमारे बॉडी के लिए विटामिन सी बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये लॉस हो जाता है बॉडी में थ्रू इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ओके, वो यूरिन के साथ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है, ओके। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी कुछ विटामिन है कि कुछ ज़्यादा चाहिए रहता है, कुछ कम चाहिए रहता है, लेकिन स्टिल बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम बताई गई है, दैट्स वाई इसकी डोज भी कम है, ओके। विटामिन ए, डी, ई, एन, के, ये सभी जो विटामिन है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ओके। अगर मतलब इनको कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपर विटामिनोसिस की प्रॉब्लम जैसी कुछ आती है, मतलब कि जो हाइपर नरिश जो पर्सन्स वगैरह जो रहते हैं, ओबीस के जो पर्सन वगैरह जो रहते हैं, वो बहुत ही न्यूट्रिशनल वाले फूड लेते रहते हैं, ओके, कंटिन्यू लेते रहते हैं, कंटिन्यू कंजप्शन करते रहते हैं उनका, एंड दैट्स उनमें क्या होता है, विटामिन की जो मात्रा जो बताई गई है, जो क्वांटिटी बताई गई है, वो एक हद से लिमिट हो जाती है, ओके। उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं, ओके। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ओके, ये बॉडी के मतलब इन द फॉर्म ऑफ यूरिन तो लॉस तो होंगे नहीं, ओके, यानी कि बॉडी से स्वेट्स के थ्रू या फिर जो भी कुछ यूरिन के थ्रू ये लॉस नहीं होते हैं, और ये अल्टीमेटली वो हमारे यहाँ पे रिमेन रहते हैं, बॉडी के अंदर वो रिमेन रहते हैं, ओके। तो समथिंग अगर आपको डाटा बताऊं तो विटामिन ए का जो समथिंग रहता है, ये कैन बी रिस्टोर, ओके, बॉडी में ये स्टोर करके रखा जा सकता है अप टू 6 मंथ, ओके। तो यही बताया गया कि प्रॉपर अमाउंट जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने क्या क्या पर्टिकुलर विटामिन की डोज है, ओके, वो क्यों जरूरी है, क्योंकि कितने मतलब कौन से पर्टिकुलर फ्रूट्स में या फिर कोई भी जो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी कुछ लेते हैं उनमें ये कंटेंट रहेंगे, इतनी क्वांटिटी रहेगी, ओके। तो ये क्वांटिटी वाला अगर हम लेंगे, ओके, यानी कि ये क्वांटिटी वाला अगर हम फ्रूट्स लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे, तो इतना मुझे कैल्शियम, इतना मुझे विटामिन ए, विटामिन सी मिलेगा, ओके, और इतना मिलेगा, इतना बॉडी के लिए मेरे बेनिफिशियल होगा, तब हम सेटिस्फाई होंगे। तो इसीलिए हमारा जो पर्टिकुलर जो ये जो अभी मैं जस्ट आपको डिस्कस करूंगा कि क्वांटिटी जो है, ओके, वो क्यों मैंने आपको बताया, ओके। तो बाय नोइंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ डेली इंटेक कैन बी अंडरस्टैंड विच विटामिन एंड मिनरल्स रिक्वायर मोर, ओके, एंड अकॉर्डिंग विद दैट वी कैन डिसाइड द सोर्स ऑफ विटामिन, यानी कि जिससे हम पर्टिकुलर वो मिनरल्स और विटामिन मिल सकता है उसको हम बॉडी के अंदर इंटेक करेंगे, बॉडी के अंदर कंज्यूम करेंगे, ओके। तो ये देखिए बिफोर डिस्कशन यहाँ पे दिया गया कि यूनिट्स कुछ बताया गया, 1 मिलीग्राम यहाँ पे बताया, mg का जो यूज है, ओके, मिलीग्राम बताया गया, mcg जो है वो माइक्रोग्राम को डिनोट करेगा, ओके, और 1 माइक्रोग्राम जो है उसका जो मतलब है वो 1000 पार्ट ऑफ 1 मिलीग्राम, ओके। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने, ओके। तो नेक्स्ट डिस्कस कर दें। तो विटामिन ए की जो डेली रिक्वायरमेंट जो डोज है, ओके, जो डेली रिक्वायरमेंट जो बताया गया है वो 0.4 to 1 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, ओके। तो 10 वही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताया गया, ओके। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम विल बी इक्वल टू 1000 पार्ट ऑफ 1 मिलीग्राम, ओके। तो उसी को जस्ट वहाँ पे मैथ्स का कैलकुलेशन वगैरह करके 900 माइक्रोग्राम पर डे हमारे इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए फॉर विटामिन ए, ओके। देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मैंने बताया, ओके। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 जो है 1.32 मिलीग्राम पर डे हमारा इतना डोज या फिर इतना हमारा इंटेक होना चाहिए बॉडी के अंदर, या फिर 2000 माइक्रोग्राम पर डे, ओके। देन विटामिन B2 को 1.323 मिलीग्राम पर डे हमारा होना चाहिए, या फिर हम अदर लैंग्वेज में कहें तो 3000 माइक्रोग्राम पर डे। इसको एक अलग से एक और भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, ओके। यू कैन आप देख सकते हो अलग अलग टेक्स्ट बुक में अगर मेंशन किया रहेगा, हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, ओके। तो अगर उसको कैसे लिखते हैं अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ओके। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग this particular mcg microgram, okay, we are using in this form, okay. So that is also same, okay, इसको म्यू बोलते हैं, okay, that is nothing but 10⁻⁻6 ग्राम, okay. तो that is usually they are same, okay. mcg मतलब क्या होता है 1000 पार्ट ऑफ 1 मिलीग्राम, ओके, एंड अल्टीमेटली जो हमारा जो ये म्यू जी जिसे हम बोलते हैं, ओके, उसका 10⁻6 ग्राम होता है, ओके। तो mc जो है वो मिलीग्राम को कन्वर्ट कर रहा है, और जो म्यू है वो अल्टीमेटली ग्राम को कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स वहाँ पे 10⁻6 आया, ओके। तो वो भी यूज हो सकता है आपके यूनिट में, ओके। तो विटामिन B3 जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट डोज है मैंने आपको पहले ही बताया कि नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो आता है, जितने भी विटामिन आते हैं B1, B2, B3, देन वहाँ पे B5, B6, B7, B9 एंड B12 जितने भी आते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो रिक्वायर होती है हमारे बॉडी के लिए वो विटामिन B3 होता है, एंड दैट्स वाई इसकी जो डोज है, जो इंटेक बताया गया है वो भी ज्यादा है, ओके। 16 to 80 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, या फिर अदर लैंग्वेज की बात करें तो 18,000 माइक्रोग्राम हमारा होना चाहिए, ओके। विटामिन B5 जो है वो 5 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, ओके।
देन विटामिन B6 डेली रिक्वायरमेंट इंटेक जो है वो 1.6 to 2 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, ओके, या फिर 2000 माइक्रोग्राम पर डे होना चाहिए, ओके। विटामिन B7 जिसे हम बायोटीन बोलते हैं, ओके, उसकी जो रिक्वायरमेंट है 0.03 मिलीग्राम पर डे, यानी कि बहुत कम है, ओके। देन या फिर अदर लैंग्वेज में बोले तो 30 माइक्रोग्राम पर डे इतना होना चाहिए, ओके। विटामिन B9 की अगर बात करें जिसे हम फोलिक एसिड बोलते हैं, ओके, तो अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी या फिर विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो आरबीसी की प्रोडक्शन बराबर नहीं होती है। अगर आरबीसी की प्रोडक्शन होती भी है तो उसकी जो मैच्योरेशन होती है, ओके, तो रेटिकुलोसाइट से आरबीसी मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट जो होता है, ओके, वो कन्वर्जन नहीं होता है, एंड दैट्स वहाँ पे जो आरबीसी की जो साइज होती है वो रिमेन रहती है, ओके। आरबीसी की साइज समथिंग माइक्रोमीटर में कुछ बताया गया है, ओके, 1.2 to समथिंग कुछ माइक्रोमीटर में बताया, लेकिन वहाँ पे मैक्रोसाइट्स वहाँ पे समथिंग डेवलप होते हैं, मतलब आरबीसी की जो साइज होती है वो बहुत बड़ी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि रेटिकुलोसाइट से मैच्योर आरबीसी में कन्वर्जन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसके कन्वर्जन के लिए विटामिन B9 एंड विटामिन B12 चाहिए रहता है। अगर वो नहीं मिलेगा, इसके डेफिशिएंसी से हमें ये सभी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ओके। तो 0.4 मिलीग्राम पर डे या फिर 400 माइक्रोग्राम पर डे इतना क्वांटिटी हमारा होना चाहिए फॉर विटामिन 9, ओके, विटामिन B9, ओके। विटामिन B12 के लिए बहुत कम रिक्वायर्ड डोज बताई गई, ओके। तो समथिंग we don't know why this particular something is 0.006 मिलीग्राम पर डे, ओके। स्टिल बॉडी रिक्वायर और बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है, ओके। जैसे मैंने अभी बताया आरबीसी के लिए यूजफुल है, लेकिन क्वांटिटी इसकी कम बताएगी, ओके। 0.006 मिलीग्राम पर डे या फिर 6 माइक्रोग्राम पर डे, ओके। विटामिन जो सी है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड जिन्हें हम बोलते हैं, उसका जो डोज है 70 to 80 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, ओके, लार्जेस्ट अमंग ऑल विटामिन, ओके। तो क्यों? क्योंकि इसका भी रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि विटामिन जो बी और सी है, ओके, तो ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ओके, और ये रिमूव हो जाते हैं, मतलब ये लॉस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट्स, ओके। दैट्स वाई इसकी जो डोज बताइए वो ज़्यादा बताइए, ओके, तो बॉडी से लॉस भी होता रहे और वहाँ पे मेंटेन भी होता रहे, ओके। तो 80,000 माइक्रोग्राम यहाँ पे इसका लिमिटेड डोज बताया गया फॉर विटामिन सी, ओके। देन विटामिन डी जो है वो 0.015 to 0.02 मिलीग्राम पर डे इतना होना चाहिए, ओके। अगेन दिस इज सो मच लेस अमाउंट, ओके। देन या फिर 20 माइक्रोग्राम पर डे इतना होना चाहिए, ओके। विटामिन ई जो है जो कि बॉडी को रिजुविनेट करता है, बॉडी को नया बनाता है, सेल्स को जो उनकी जो सेल्स के फंक्शन होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए मॉड्यूलेट करता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टिमुलेट करता है, ओके। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि विटामिन जो ई होता है हमारा, विटामिन ई, वो बॉडी को रिजुविनेट करता है, या फिर जो रिप्रोडक्टिव जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से उनके फंक्शन के लिए वो मोटिवेट करता है, ओके। तो उसकी जो डोज है आफ्टर द सेकंड नंबर पे आता है हमारा अमंग ऑल विटामिन, ओके। पहला नंबर पे विटामिन सी आता है जिसकी डोज 70 to 75 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट डोज के अंतर्गत आते हैं वो हमारा विटामिन ई होता है 30 to 50 मिलीग्राम पर डे, ओके। जो विटामिन के होता है हमारा वो भी समथिंग 1 मिलीग्राम पर डे इतना होना चाहिए, ओके। देन 100 माइक्रोग्राम भी इतना हम उसको बोल सकते हैं, ओके। मिनरल्स की अगर बात करें तो कैल्शियम जो कैल्शियम जो हमारा होना चाहिए वो 1000 मिलीग्राम पर डे इतना होना चाहिए, ओके। देन कैल्शियम आपको मालूम है कि कैल्शियम बोन के लिए यूजफुल है, ओके। अगर इससे कम क्वांटिटी हुआ तो बोन विल भी वहाँ पे उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। देयर इज अ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द बोन, ओके। क्योंकि बोन एक पर्टिकुलर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम के सॉल्ट से बना हुआ रहता है, कैल्शियम डिपोजिशन उसमें हुआ रहता है, ओके। अगर कैल्शियम ही कम रहेगा तो बोन विल भी उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, बोन खोखला हो जाता है, ओके। तो दैट्स वाई कैल्शियम की रिक्वायर्ड डोज हमें इतनी पर डे इतना लेना ही चाहिए, ओके। इससे कम हुआ तो बोन के लिए वो नॉन बेनिफिशियल है, ओके। देन क्लोरीन की अमाउंट जो है 3400 मिलीग्राम पर डे इतना होना चाहिए, ओके। तो आप जानते हो कि सोडियम एंड जो हमारा क्लोरीन है, ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ओके। आयरन जो है, ओके, आयरन 15 मिलीग्राम पर डे इतना होना चाहिए हमारा, ओके। इतना आज के एक यहाँ पे आयरन के जो डोज समथिंग यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है, अगर आप कोई भी मतलब कोई भी जो हम फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो हम लेते हैं, ओके, उनमें आयरन की क्वांटिटी रहती है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी में इन इंटेस्टाइन, बिकॉज क्योंकि जितने भी उसमें फाइटेट्स या फिर जो सेलुलस वगैरह जो भी कुछ रहते हैं, ओके, जो भी हमारे
वेजिटेबल्स वगैरह में जो पाए जाते हैं वो इनहिबिट्स करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ओके, इन इंटेस्टाइन, ओके। दैट्स व्हाई आयरन के टैबलेट हमें लेना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। क्यों? क्योंकि बॉडी को आयरन नहीं मिल पा रहा है, ओके। अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है, ओके, और वो नॉन वेज नहीं खाता है, ओके, तो नॉन वेज अगर नहीं लेगा तो उसको आयरन नहीं मिल पाएगा। और अगर वेज लेगा, अगर वो वेजिटेरियन है, अगर वेज लेता भी है, ओके, तो आयरन की अब्जॉर्प्शन वहाँ पे नहीं होती है, ओके, क्योंकि वो इनहिबिट करता है आयरन के अब्जॉर्प्शन को इन इंटेस्टाइन, ओके, ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन, ओके। तो ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन, ड्यूरिंग डाइजेशन आयरन की जो मेटाबॉलिज्म है वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती है। दैट्स वाई आयरन के टैबलेट हमें रिक्वायर कंटिन्यू लेना पड़ता है, ओके। तो उसको लेने के लिए भी अलग टाइम पीरियड बताया गया, ओके। बिफोर फूड लेना है या फिर आफ्टर फूड 2 to 3 आवर, ओके, यानी कि जो भी कुछ टाइम पीरियड है भोजन लेने के बाद, जो हमारा जो मील होता है उसके 2-3 घंटे बाद या फिर उसके 2 घंटा पहले, ओके, ऐसा कुछ बताया गया। क्यों? क्योंकि अगर भोजन आपने लिया तो वो इनहिबिट करता है आयरन के अब्जॉर्प्शन को, ओके। तो यहाँ पे समथिंग कुछ डाटा बताया गया, ओके। 9 मिलीग्राम पर डे फॉर मेन ओवर 18 ईयर, इतना होना चाहिए। ये जस्ट नॉर्मल है, ओके, इससे ना ज़्यादा ना कम, इतना होना चाहिए। मतलब ये एक ऑप्टिमम लेवल का ये हमारा पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ओके। 14 मिलीग्राम वुमेन्स के लिए ज़्यादा बताया, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो अंडर के जो एज आते हैं 19 to 50 ईयर्स के अंदर का जो एज आते हैं वो मेंस्ट्रुअल का एज होता है, ओके, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड पर मंथ इनको होता रहता है। एंड दैट्स वाई जो मेंसेस के थ्रू जो लॉस होता है, ओके, जो ब्लड लॉस होता है, तो दैट्स वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड की लॉस हो जाती है। एंड अल्टीमेटली आयरन का जो यूज़ होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है, ओके। तो जो हमारा आरबीसी जो बना होता है, आरबीसी फुल्ली मैच्योर जो आरबीसी होता है वो हीमोग्लोबिन, यानी कि आप जानते हो कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, आरबीसी के बैग में, यानी कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हमारा आयरन रहता है, यानी कि हीमोग्लोबिन रहता है। और हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होता है वो आयरन के थ्रू बनता है, ओके। एंड दैट्स व्हाई मेंसेस के थ्रू आरबीसी ज्यादा क्वांटिटी के थ्रू लॉस हो जाती है। आरबीसी ज्यादा बने, हीमोग्लोबिन ज्यादा बने, ओके, दैट्स व्हाई आयरन ज्यादा होना चाहिए इन एज ऑफ 19 to 15 ईयर इन वुमेन, ओके। तो 14 मिलीग्राम पर डे इतना होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वुमेन 65 यानी कि अबो 50 के तक हो जाती है, यानी कि अबो 50 का हो जाता है, तो आफ्टर दैट वहाँ पे क्या होता है, मेनोपॉज की स्टेज आती है। मतलब वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो बंद हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली वहाँ पे मेंसेस तो लॉस नहीं हो रही है, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे जो डोज थी वो अभी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जो लॉस हो रही थी वो अभी लॉस नहीं हो रहा है, ओके। दैट्स 9 मिलीग्राम पर डे, अगेन वहाँ पे ये कम हो जाएगा, ओके। देन मैग्नीशियम जो है ये बहुत सारे एक्टिवेटर का काम करता है, ओके, बहुत सारे रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, ओके। देन 300 to 350 मिलीग्राम पर डे इतनी क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए, ओके। सोडियम 2400 मिलीग्राम पर डे, ओके, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए होना चाहिए, ओके। अगर हमारे बॉडी के अंदर ही अगर ज़्यादा सॉल्ट्स वगैरह नहीं रहेंगे तो बॉडी में अब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का इन इंटेस्टाइन लेवल वो नहीं होता, ओके। क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन या फिर हाइपरटोनिक जो भी कोई सोल्यूशन होता है, ओके, वहाँ पे एक ग्रेडियंट रिक्वायर होती है, ओके, कि यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे कम होना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव होते हैं, ओके। तो अदरवाइज अगर ये क्वांटिटी अगर मेंटेन नहीं होगी तो वाटर का जो रिटेंशन होता है वो नहीं हो पाएगा, ओके, और वो लॉस हो जाएगी, ओके। तो सोडियम 2400 मिलीग्राम पर डे इतना होना चाहिए, ओके। जिंक जो है, अगेन जिंक आज के अभी कोरोना वायरस के जो भी अटैक जो आया है हमारे यूनिवर्स में, ओके, तो अल्टीमेटली जिंक जो है ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। WBC के जो फंक्शन होते हैं जिसे नेचुरल किलर्स बताया जाता है, ओके, यानी कि जो इम्यून सिस्टम को जो बूस्ट करता है, जो हमारे जितने भी पैथोजेंस वगैरह जो कुछ रहते हैं उनको वो किल करता है, ओके। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए आज के कोरोना वायरस के पैंडेमिक अटैक में भी जो हॉस्पिटलाइज जितने भी पेशेंट होते हैं उनको हम जिंक टैबलेट रेगुलर बेसिस पे देते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हुई रहती है, एंड दैट्स वाई जो कोरोना वायरस जो रहता है वो उनको अटैक करता है, ओके। एंड दैट्स वाई इसकी जो डोज बताई गई है 15 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए हमारे डेली बेसिस पे, ओके। आयोडीन जो है, आप आयोडीन तो फेमिलियर हो, आप जानते भी रहोगे, ओके। आयोडीन जो भी कुछ सॉल्ट रहते हो, और जो थायरोक्सिन जो हार्मोन जो फॉर्म होता है उसमें भी आयोडीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। तो आयोडीन 0.15 मिलीग्राम से अप टू इतना होना चाहिए, ओके। तो आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, एंड थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, अलग अलग को बेसल मेटाबॉलिक रेट करता है, ओके। वहाँ पे वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी हो या फिर मेंटल एक्टिविटी हो, ये सभी एक्टिविटी में थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है, ओके। और अगर आयोडीन की अगर वहाँ पे
प्रॉपर नहीं मिल पाती है क्वांटिटी, तो वहाँ पे जो ग्रोथ होती है बॉडी की, डेवलपमेंट जो होती है बॉडी की, ओके, सेल जो फॉर्म होते हैं वो नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। ओके, तो 0.15 मिलीग्राम पर डे इतना आयोडीन क्वांटिटी होना चाहिए। ओके, देन फॉस्फोरस जो है हमारा 700 मिलीग्राम पर डे इतना होना चाहिए। कॉपर जो लास्टली जो हमारा आता है 0.9 मिलीग्राम पर डे, या फिर हम 900 माइक्रोग्राम जिन्हें हम बोलते हैं, इतना होना चाहिए। ओके, तो दैट इज लास्टली वी हैव डिस्कस द डेली रिक्वायरमेंट इनटेक और डेली रिक्वायरमेंट डोज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, कितना होना चाहिए, अप टू इतना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए इतना रिक्वायरमेंट है। ओके, आप नहीं लोगे तो बॉडी के जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो थे वो विटामिन और मिनरल्स करते थे। ओके, अगर आप वो नहीं लोगे तो वो जो पर्टिकुलर जो फंक्शन वो परफॉर्म करते थे दैट विल बी हैम्पर। ओके, तो अल्टीमेटली वी हैव टू टेक और वी हैव टू इनटेक द डेली रिक्वायरमेंट डेली डोसेस। ओके, so that is enough for this. Thank you.